ऑलराइट, सो जय हिंद एवरीवन। एफकेट 1 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है और थोड़ा सा एक शॉकिंग था। शॉकिंग इन द सेंस कि हमें जो समय मिला है वो इस बार थोड़ा सा कम मिला है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 15th या फिर 20th ऑफ फरवरी के आसपास होगा, बट द एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 31st ऑफ जनवरी इटसेल्फ, राइट। इसलिए अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है राइट स्ट्रैटेजी को फॉलो करना। क्या हमें अगले आने वाले 70 दिनों में करना चाहिए, जो कि लगभग यही वो टाइम है जो कि आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। जो एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन होना है वो ऑलरेडी इट हैज़ गॉट स्टार्टेड, बट अब हमें अगले 70 दिनों में किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे कि हम खुद से भी एग्ज़ाम निकाल पाएँ, राइट, और इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएँ। तो सबसे पहली बात तो जो आपको एग्ज़ाम यहाँ पे पैटर्न है उसको समझना पड़ेगा। कुछ चेंजेस हैं इस बार, उनको समझना पड़ेगा, राइट। और अपने इस टाइम को किस तरीके से हम लोग यूज़ करें ये भी हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट नंबर ऑफ डेज वी आर लेफ्ट विथ, है ना। अब इन 70 दिनों में हमें क्या करना है, राइट। उससे पहले समझते हैं थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न, जो कि लगभग वही है जैसे कि पहले आता था, राइट, लेकिन कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। अब 4 अलग अलग सेक्शंस यहाँ पे होते हैं हमारे पास। एक जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड। अगर आप देसी भाषा में समझना चाहें तो जीएस, इंग्लिश, मैथ्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड साथ में मिलिट्री एप्टीट्यूड। ये 4 सेक्शंस अलग अलग हैं। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे इनफैक्ट, और 300 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इस बार जो एक सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने किया है वो ये किया है कि जो कंडक्टिंग बॉडी है वो चेंज कर दी है। लास्ट टाइम तक द कंडक्टिंग बॉडी वॉज सीडैक। इस बार ये जो कंडक्टिंग बॉडी है ये इन्होंने एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड को दे दिया है, यानी कि एडसिल। दिस इज द न्यू कंडक्टिंग बॉडी। खैर, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कौन कंडक्ट करा रहा है एग्जाम। हम एज एन एस्पिरेंट हमें अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेसेस पे फोकस करके अल्टीमेटली एग्जाम निकालना है, ठीक है। सो मार्किंग स्कीम की बात करें, हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए 3 नंबर, जैसा कि पहले हुआ करता था वैसे ये भी है, और गलत क्वेश्चन के लिए 1 मार्क आपके डिडक्ट होंगे, और वहीं पे अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस की बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पिछली बार के मुकाबले थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं या मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश की, राइट। अब इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमें समझनी है, पढ़नी है। कॉम्प्रीहेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद एरर डिटेक्शन, जो कि वैसे भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जान होती है, आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेंटेंस कंप्लीशन, राइट। फिलिंग इन ऑफ करेक्ट वर्ड उसी का पार्ट है। सिनोनिम एंटोनिम, जो कि एक बहुत बड़ा समंदर है बट हमें उसमें से भी पढ़ना है ना। क्लोज टेस्ट या फिल इन द गैप्स इन अ पैराग्राफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब कुछ एरर डिटेक्शन के जो रूल्स हमारे होते हैं उन एरर डिटेक्शन रूल से काफी कुछ सॉल्व हो जाता है। idioms and phrases are there, analogy is there, sentence rearrangement, ठीक है, PQRS टाइप के सेंटेंस, सब्सटीट्यूशन इन ए सेंटेंस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स से सिंपल यहाँ पे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन, और होमोनिम्स, जो कि इस बार नया एडिशन हुआ है, राइट, क्लियर है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो कि आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है हमारे एग्जाम के पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आगे बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, जैसा कि आता है हिस्ट्री, बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आर्ट एंड कल्चर, पर्सनालिटीज, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, बेसिक साइंस बेस्ड नॉलेज जितना भी होता है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इज रियली इंपॉर्टेंट, नेशनल, इंटरनेशनल और डिफेंस, ठीक है। इससे आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हैं कि इन टॉपिक से यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे, राइट। तो ये सवाल क्योंकि हर बार इसी सेम पैटर्न में सवाल होते हैं, पूछे जाते हैं, तो वी नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग विथ आर प्रिपरेशन, ठीक है, राइट, क्लियर। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें भी थोड़े से टॉपिक्स यहाँ पे इस बार चेंज हुए हैं, बाकी तो जनरल अवेयरनेस में कोई खास चेंज नहीं हुआ है। डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम वर्क, एवरेज परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से लेकर के नंबर सिस्टम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि पहले भी पूछे गए हैं। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, स्टैटिस्टिक्स, मीन, मीडियन, मोड, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स,
ये सारे टॉपिक्स भी यहाँ पे इस बार आपके एग्जाम में आने वाले हैं, राइट? क्लियर है? एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड में वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, जैसा कि हर बार के सवाल आते हैं, हर बार के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस इज द सिलेबस वाला पार्ट कि कहाँ से हमारा किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। अब पॉइंट ये सिलेबस नहीं है, ना ही इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि मैं आपको सिलेबस एक्सप्लेन करूँ। इट इज़ वेरी 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 सेल्फ एक्सप्लेनेटरी काइंड ऑफ सिलेबस, जो कि आप खुद से भी समझ सकते हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। इनफैक्ट मैं खुद भी सिलेबस एक्सप्लेन करना एंड ऑल दीज थिंग्स, आई डोंट बिलीव इन दिस, बिकॉज मेन है कि हम कंटेंट को कैसे पढ़ रहे हैं, अपना जो कंटेंट है उसको मजबूत कैसे बना रहे हैं, और ओवरऑल एग्जाम को कैसे हम लेकर के चल रहे हैं, जिसकी हेल्प से हम क्लियर कर पाएं। सो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, वो ये है कि हमारा स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, राइट? देखिए, बहुत सारे बच्चों की ये जो सिलेबस चेंज होता है ना, बच्चों के दिमाग में एक नेगेटिव ये आ जाता है कि यार इस बार सिलेबस चेंज हो गया, सो व्हाट? अगर 5 क्वेश्चंस या मैक्सिमम 10 क्वेश्चन नए आ भी गए, सो व्हाट? आप 90 क्वेश्चन जो पहले वाले सिलेबस से थे वो तो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, और जो 5 से 10 क्वेश्चन नए आ गए तो उसको दोबारा पढ़ लेंगे ना यार। अगर कुछ नया आ रहा है तो वी विल लर्न इट, एज सिंपल एज दैट। तो जो ये अननेसेसरी एक हाइप क्रिएट किया जाता है कि इस बार सिलेबस चेंज हो गया, इस बार तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यस, मेहनत पहले भी करनी पड़ती, अभी भी करनी पड़ेगी, बट वो आपके ही कंट्रोल में है। ऐसा नहीं कि वो आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, नथिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल, राइट? अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना, राइट? अगर हमने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर लिया तो कहीं ना कहीं हमारा जो एग्जाम को देखने का नजरिया है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट? अब इसको कैसे करना है? सबसे पहले आपको सिलेबस तो आपको पता ही है, ठीक है, क्या पूछा जाता है। आप पिछले 2-3 सालों का जो PYQs है उसको थोड़ा सा एनालाइज करिए, राइट? अगर आप अभी एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो, और अगर ये जो मैं बता रहा हूं ये अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इसको एक बार कर सकते हैं। सो PYQs को आप थोड़ा सा एनालाइज करिए। जब हम PYQs को एनालाइज करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि कितने परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो हमसे हो जा रहे हैं। लेट्स से मैं 2 टाइप के एस्पिरेंट्स का एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है? कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनसे 30 to 40% क्वेश्चन आसानी से हो जा रहे हैं, या अप टू 50% क्वेश्चन आसानी से हो जा रहे हैं, राइट? और कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनसे 70 to 80% क्वेश्चन आसानी से हो जा रहे हैं। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक्स, आपको ये चीज थोड़ी सी यहां पे समझनी पड़ेगी कि उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है चारों सब्जेक्ट्स में से, चाहे वो मैथ्स हो, GS हो, इंग्लिश हो या फिर मिलिट्री एप्टीट्यूड हो। चारों ही सब्जेक्ट्स में से हमें वो टॉपिक्स आइडेंटिफाई करना है जिन टॉपिक्स में हम बहुत अच्छे हैं, मतलब वो टॉपिक जहां पे हम 80-85% तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, राइट? अब इन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करने के बाद इनको हम क्या नाम दे रहे हैं? स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं हमारे, या हमारी स्ट्रेंथ है। जो हमारी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं या जो स्ट्रेंथ है उसको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है और कोशिश ये करना है कि ये जो 80-85% है ये 90-95% पे पहुंच जाए, और 100% अगर पहुंच गया तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बट स्टिल वी हैव टू ट्राई कि जो हमारी स्ट्रेंथ है उसमें हम अप टू 90%, 95% क्वेश्चंस को सही करें। नाउ लेट्स सी कि 60% ऑफ टोटल टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे हम 90% या 95% स्कोर कर सकते हैं, यानी 60 क्वेश्चंस में से हम 55 क्वेश्चंस को करेक्ट करने का मादा रखते हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, राइट? वो कोई भी सब्जेक्ट किसी भी का भी स्ट्रांग हो सकता है और कोई भी सब्जेक्ट किसी का वीक हो सकता है। हो सकता है किसी का मैथ्स और इंग्लिश स्ट्रांग हो, GS वीक हो सकता है किसी का GS और मैथ्स स्ट्रांग हो और इंग्लिश वीक हो। सो इस तरीके की चीज़ें होंगी। नाउ अब ऐसे भी तो 40% बचे हुए टॉपिक सर जो वीक है, जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या जिससे मैं क्वेश्चंस हार्डली 10-12 कर पा रहा हूँ या 15 कर पा रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। सो इन दैट केस अगर हमारे पास 40% टॉपिक्स ऐसे हैं जो वीक हैं हमारे, तो हमें उनके लिए क्या करना पड़ेगा? उनके लिए बहुत बेसिक से वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक से स्टार्ट करके उसकी तैयारी करनी पड़ेगी अभी से। नंबर ऑफ डेज आर लेस, सो वी हैव टू बी विजिलेंट, राइट, इन टर्म्स ऑफ कि कहां पे किस लाइन में हम जा रहे हैं, राइट? अब लेट्स से इन टॉपिक्स में हमारी प्रोफिशिएंसी 30 to 40% के आसपास है। हम अगर आने वाले 2 महीनों में जम के मेहनत करते हैं तो हमें कैसे भी करके इनको 30 to 40% को 70-75% तक एटलीस्ट लेकर के जाना है, एंड इट इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है ना? और अगर हम इन टॉपिक्स को जो हमारे 40%
टॉपिक्स हैं जो थोड़े वीक थे, उनको हम 75-80% तक लेके चले जाते हैं, उनके क्वेश्चंस इतने हम सही कर लेते हैं परसेंटेज में, तो हमारा काम हो जाएगा डन. वी विल बी easily able to solve somewhere around 80 questions at least. इससे ज़्यादा हो रहा है तो इससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकती, बट एटलीस्ट 75-80 क्वेश्चंस तक हम पहुंच सकते हैं. दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है जो कि आपको अभी से एनालाइज करके चलना पड़ेगा, और वो तभी आप कर पाओगे जब अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पे आप काम करोगे. रैंडमली अगर हम सिर्फ पढ़ेंगे और लास्ट में जाकर के सीधे एग्जाम में कूद जाएंगे तो शायद थोड़ी सी हमसे गलती हो सकती है. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू डू इज, वो क्या है, वी नीड टू एनालाइज हम PYQs की हेल्प से कि हम कितने क्वेश्चन कर पाते हैं. लेट से अगर कोई व्यक्ति 50 क्वेश्चन के आसपास सही कर पा रहा है लगातार कंसिस्टेंटली, या कोई व्यक्ति 60 क्वेश्चन सही कर पा रहा है, कोई 40 सही कर पा रहा है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मुझे एफकेट में मेरा टारगेट है 220 मार्क्स, राइट, 220 मार्क्स अगर मेरा टारगेट है, तो मुझे कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही करने पड़ेंगे. आई हैव टू टेक समवेयर अराउंड 80 क्वेश्चन जो मैं सही करूँ. 80 सही होंगे और 15-20 अगर गलत भी हो गए तो मेरे 220 के आसपास नंबर आ जाएंगे. अकॉर्डिंगली जो भी आपका मार्क्स का एक टारगेट है, अगर कोई आई कर रहा है कि मैं 190 मार्क्स लेकर के आऊँगा, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको एटलीस्ट 70 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे. देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव दिस फीट, राइट. तो ये भी दिमाग में बैक ऑफ द माइंड अपने को रखना है कि मेरे को इतने मार्क्स चाहिए, इतने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे. इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, कुछ तो गलतियां होंगी ही होंगी. आप कितने भी कंसिस्टेंट हो जाओ, कितने भी ज़्यादा एक्यूरेट हो जाओ, आप 85-90% से ज़्यादा एक्यूरेसी ये मैक्सिमम है, ये एकदम अपर लिमिट है. ऑन एन एवरेज तो 80% ही एक्यूरेसी होती है. यानी कि अगर आप 90 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप 72 क्वेश्चन या 75 क्वेश्चन तक ही उम्मीद करो कि हम सही कर पाएंगे, राइट, ऑन एन एवरेज. ठीक है, उससे बेहतर हो पा रही है तो बहुत बढ़िया है. तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एनालिसिस हमें करके चलना है. एंड अगेन दिस इज नॉट जनरलाइज्ड, ये व्यक्ति टू मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज भी होता है, एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट चेंज होता है. बहुत सारे मैंने एस्पिरेंट्स ऐसे भी देखे हैं जो 75 क्वेश्चन सही मतलब करके आते हैं और उसमें से 75 सही होते हैं, और ऐसे भी देखे हैं जो 95 सही करके आते हैं, मतलब 95 करके आते हैं और उसमें से मात्र 70 क्वेश्चन सही होते हैं. ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है. तो ये चीज़ भी थोड़ा सा अपने को एनालाइज करके चलनी है कि मैं किस कैटेगरी में फॉल कर रहा हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और इसको ओवरकम कैसे करना है. ओवरकम करने का एक ही तरीका है, स्ट्रेंथ को रिवाइज करना है, वीकनेस को बहुत ही बेसिक से दोबारा से पढ़ना है. ठीक है, और अच्छी मेंटोरशिप में, अच्छी गाइडेंस में पढ़ना है. नेक्स्ट, अब अपनी खुद की जो स्ट्रैटेजी है उसको कैसे हम इन 70 दिनों में लगाएं, क्या क्या करें. क्योंकि देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, एग्ज़ाम निकालना 2 चीज़ों का खेल है. पहला तो आपका एकेडमिक एक्सीलेंस, राइट, पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, एकेडमिक एक्सीलेंस, और दूसरा यहाँ पे आपका माइंडसेट. ठीक है, इन दोनों ही चीज़ों का जो अमलगमेशन है वो आपको एग्ज़ाम क्लियर करवाता है, राइट. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इन आने वाले 2 महीनों में, इनफैक्ट नॉट 3 महीना, 2 से 2.5 महीना जो बचे हुए हैं, वी हैव टू सेट अ वेरी कंसिस्टेंट डेली रूटीन. ठीक है, एंड स्टिक टू फिक्स्ड स्टडी आवर्स. देखिए, अगर हम रूटीन नहीं बना रहे हैं, अगर हम अपने आप को डिसिप्लिन नहीं रख रहे हैं, तो हमारे सिर्फ चाह लेने से एग्जाम क्लियर नहीं होगा. एक कंसिस्टेंट डेली रूटीन होना चाहिए. अगर आपको 4 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए. अपने आप से, अंदर से आपको पूछना पड़ेगा कि हाउ मच टाइम आई नीड टू गिव, राइट. दूसरी चीज़, एक मेरा सजेशन ये है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं पे भी हो, एक स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो, या सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी केस में स्टार्ट राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग. और ये सिर्फ मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो, मम्मी भी यही बोलती है, पापा भी यही बोलते हैं, डांट भी बहुत खाई है. बट द फैक्ट इज कि इफ़ यू विल फॉलो दिस ना, आपको अपने अंदर खुद ब खुद चेंज देखने को मिलेगा. सो एक टाइम आप डिसाइड कर लो, और वो आपके लिए कंसिस्टेंट होना चाहिए. मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप सुबह 4 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, 7 बजे उठ जाओ, 8 बजे उठ जाओ. इट इज़ टोटली अप टू यू. बट ट्राई करिए कि सुबह 8 बजे के बाद आप मत सोइए. 8 बजे से पहले पहले उठ जाइए एट एनी कॉस्ट. अगर आप 4, 4:30, 5 बजे उठ रहे हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, या उससे पहले भी कुछ लोग उठ जाते हैं. हमारे भी बैच में बच्चे हैं जो 3 बजे भी उठ जाते हैं. सो एनीवेज, एक सुबह जल्दी उठिए. ठीक है, जल्दी उठने के बाद सबसे पहला काम जो सुबह आपको करना है वो ये है कि 2 से 3 घंटे का एक स्लॉट निकाल लेना है बिफोर 9 AM.
और मैक्सिमम 10 AM। इससे पहले पहले 2 से 3 घंटे का एक स्लॉट निकाल करके और अपनी पढ़ाई का एक मेजर चंक यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। ये अगर आपने कर लिया तो बाकी पूरे दिन का रूटीन अपने आप सेट हो जाएगा। कितने बजे मुझे रिवाइज करना है, कितने बजे मुझे मैथ्स और जीएस के लिए टाइम निकालना है, कितने बजे मुझे इंग्लिश और मिलिट्री एप्टीट्यूड के लिए टाइम निकालना है, कहाँ पे मुझे डीपीपीज करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका फिक्स होना चाहिए। दूसरा, डेली और मंथली टारगेट्स होनी चाहिए, साथ में एक वीकली टारगेट भी होना चाहिए और इसको कंप्लीट करना है विदाउट एनी रोल ओवर, राइट। लेट्स से आपने एक दिन के 5 टारगेट सेट किए, ठीक है। 5 चीज़ें आपके आपके रडार में है कि ये 5 चीज़ें आज मुझे कंप्लीट करनी है। दिस इज द थिंग दैट आई हैव टू डू। ये मुझे रिवाइज करना है, इस लेक्चर को लेना है, ये डीपीपी सॉल्व करनी है, इतने क्वेश्चंस लगाने हैं, ये पीवाईक्यू देखना है, वॉट एवर। सो इफ यू हैव 5 टास्क इन अ डे, तो 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो हमें वीक में एटलीस्ट हाफ डे हमें अपना फ्री रखना पड़ेगा। फ्री इन द सेंस छुट्टी नहीं, बट उसमें थोड़ा सा वर्कलोड अपने को कम रखना पड़ेगा, राइट। वो क्यों? चाहे वो आप संडे को रख लीजिए, ठीक है। मतलब एवरी 8th डे इट शुड बी अ काइंड ऑफ थोड़ा सा लीनियंट डे फॉर योर सेल्फ, ठीक है। थोड़ा सा आपके लिए लीनियंट डे होना चाहिए। रीजन ये है कि जो भी हम 7 दिन में पढ़ेंगे, जो हमारे टारगेट्स होते हैं, ठीक है। लेट्स से कि हमारे 7 दिन के हम, हो सकता है डेली बेसिस में जो हमारे टारगेट्स कुछ छूटेंगे भी। कभी ऐसा हुआ कि 5 में से 4 ही हम कंप्लीट कर पाए, 3 ही कंप्लीट कर पाए, तो हो सकता है वो डेली बेसिस पे उसको आपको कंप्लीट करना पॉसिबल ना हो, लेकिन वीकली जरूर होना चाहिए। तो अगर एक वीक में हमने 35 टारगेट 7 दिन के सेट किए हैं और उसमें से 3-4 टारगेट्स हमारे छूट जाते हैं, 3-4 चीज़ें टॉपिक्स छूट जाती हैं, तो हम क्या करेंगे, वो 8th डे में उसको एनी हाउ कंप्लीट कर लेंगे। तो एक वीक का टारगेट आपका वीक से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ट्राई ये करना है कि डेली वो खत्म होता रहे। डेली नहीं हो रहा तो अगले दिन होगा, और अगर अगले दिन नहीं हो रहा तो उस वीक के एंड पे तो हो ही जाना चाहिए विदाउट एनी रोल ओवर, ठीक है। फिर अभी जब हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, साथ साथ हमें मॉक टेस्ट भी टाइमली लगाना शुरू कर देंगे हम, ठीक है। और हर एक मिस्टेक को एनालाइज करेंगे, कहाँ पे किस क्वेश्चन में किस टॉपिक में हम ज़्यादा यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो अगर हम समझेंगे तो हम आने वाले 2 महीनों में अपने आप को बेहतर पोजीशन पे पाएंगे। देन ट्रैक योर प्रोग्रेस, ठीक है। वीकली भी और साथ में फोर्टनाइटली या मंथली भी अपने प्रोग्रेस को जरूर ट्रैक करना है। वो ट्रैक इसी वजह से होगा या इस तरीके से होगा कि आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो उसमें कितनी प्रोफिशिएंसी आपकी आ रही है, कितने अच्छे तरीके से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। Then avoid distractions, stay disciplined and follow one clear strategy. It is very, very, very important. हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है मधुशाला, मैं बच्चों को हमेशा सुनाता हूँ, बताता हूँ इनफैक्ट इसके बारे में, राइट। उसके 6ठे स्टैंजा में एक 4 लाइनें हैं कि मदिरालय जाने को घर से निकला है पीने वाला, जाऊं किधर को असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला, राइट। सो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल ऑफ अस कि डिस्ट्रैक्शन के साथ आपकी सारे के सारे जो एफर्ट्स हैं ना वो वेस्ट हो जाएंगे। इफ़ यू आर डिस्ट्रैक्टेड, इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन एंड इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग वन क्लियर स्ट्रैटेजी, आपका जो हार्डवर्क है वो बहुत पीछे छूट जाएगा, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि यू हैव टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। आलतू फालतू टाइम नहीं देना है, ना इंस्टाग्राम पे देना है, ना यूट्यूब पे देना है, ना दोस्तों को देना है, किसी को नहीं देना है। डिसिप्लिन रहना है। डिसिप्लिन का मतलब सिंपल सा यही है कि अपने डेली टारगेट सेट होनी चाहिए और वो टारगेट्स रियलिस्टिक होने चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि मतलब मैं अभी हूँ 10% पे और मैं टारगेट सेट कर रहा हूँ 90% वाला, नहीं। 10 पे हो तो पहले 30, 25, 30 का सेट करो, जब वहाँ पहुँच जाओ तो फिर 40, 50 का सेट करो एंड सो ऑन, राइट। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से कम टारगेट सेट कर रहे हैं, राइट। लास्ट, एक क्लियर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक क्लियर स्ट्रैटेजी। एक राह को पकड़ेंगे 100% हम सही जगह पे पहुंच जाएंगे एक ना एक दिन, ठीक है। तो एक राह को, एक प्रॉपर ट्रैक को फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब यूट्यूब पे जाओगे, यू जस्ट टाइप कि मुझे CDS या एफकेट के इनफैक्ट मतलब कुछ वीडियोस देखनी है, यू विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस। यू गो टू टेलीग्राम, यू विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ नोट्स एंड एवरीथिंग, बट उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। यू हैव टू फॉलो वन। आपके लिए एक ही पाथ काफ़ी है और वो एक पाथ को आइडेंटिफाई करना, एक मेंटोर को आइडेंटिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू जस्ट आइडेंटिफाई दैट, फॉलो इट रिलीजियसली, डोंट गो हियर एंड देयर, डिस्ट्रैक्शंस अपने अंदर नहीं रखना है, ठीक है। और ये करेंगे तो आराम से हमारा सिलेक्शन होगा, हम बेहतर पोजीशन पे अपने आप को पाएंगे। देन अब बात करते हैं मस्ट डू टॉपिक्स, ठीक है। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमें करने ही चाहिए,
राइट इनको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इससे पहले एक चीज और, भगवत गीता में एक श्लोक है, अब छठे अध्याय में जाओगे तो 6.34 और इसके आसपास के जितने भी श्लोक हैं 6.33, 6.635 एंड सो ऑन, सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी युद्ध को जीतने से पहले है अपने अनकंट्रोल्ड माइंड को कंट्रोल करना। राइट, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क आपके लिए, पढ़ना, रिवाइज करना, एवरीथिंग एल्स कैन बी डन अगर आपका माइंड कंट्रोल में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग दैट वी हैव टू कंट्रोल आवर माइंड, और वो हमारा माइंड कंट्रोल होता है प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। ठीक है, अभ्यास और वैराग्य। पहला तो हमें अच्छी चीजों की प्रैक्टिस करनी है लगातार, बार बार, और अपने को हर एक बुरी चीज से डिटैच करना है। अगर कोई चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द सेम। अगर आपको कोई चीज डिसिप्लिन में नहीं रहने दे रही है, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द सेम। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है फोन, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके आसपास के लोग जो कि आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सो टू कंट्रोल योर माइंड यू हैव टू यूज 2 वेपन्स, पहला प्रैक्टिस, दूसरा डिटैचमेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इसको फॉलो कर लिया तो आपको डेफिनेटली अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज मिलेगा, प्रैक्टिस प्लस डिटैचमेंट। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मस्ट डू टॉपिक्स, जैसे ज्योग्राफी है। ठीक है, अब ज्योग्राफी में आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको समझने की जरूरत है। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, क्वेश्चन पक्का आता है और बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत कोई ऐसा विशेष टाइप का क्वेश्चन इसमें से नहीं आता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, ठीक है, और बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं कि हर एक डिग्री के मूवमेंट में 4 मिनट का टाइम डिफरेंस आता है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो +5 आवर्स 30 मिनट्स आगे है ऑफ GMT एंड सो ऑन। राइट, इंडिया के स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट है। राइट, तो इस टाइप के क्वेश्चंस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से स्टेट से पास होता है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, MP हो गया, राइट, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम, ट्रिब्यूटरीज, डैम्स, लेक, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, डेजर्ट्स और ग्रासलैंड्स, प्रेरीज कहाँ है, पंपास कहाँ है, डाउन्स कहाँ है, वेल्ट्स कहाँ है। ठीक है, इंडिया के जो ग्रासलैंड्स हैं, शोलाज हैं। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, उनके फैक्ट, कौन से प्लैनेट क्लोजेस्ट है किसी दूसरे प्लैनेट के, या हॉटेस्ट है या ब्राइटेस्ट है, इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं। ठीक है, फिर मॉनसून के बेसिक्स, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स, गल्फ्स, आइलैंड्स, पासेस और हिल्स, ये क्लास में मैंने ऑलरेडी करा रखा है। यूनिवर्स बेसिक्स एंड एटमॉस्फेयर के लेयर्स, जो स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे करनी है। उसके बाद नेक्स्ट, हिस्ट्री में वेदास, इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंशिएंट डायनेस्टीज, आर्किटेक्चर, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, मिडिवल रूलर्स, आर्किटेक्ट, कॉइन्स, भक्ति और सूफी सेंट्स। राइट, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आ सकते हैं। सोसाइटीज और रिपोर्टेड कॉन्स्पिरेसीज में जो रिफॉर्म्स, एक्ट्स, कमीशंस, वाइसरॉयस, गवर्नर जनरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पक्का आएगा। रेगुलेटिंग एक्ट थ्रू कौन आया था, वारेन हेस्टिंग आया था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। फ्रीडम मूवमेंट, लीडर्स, बुक्स, जर्नल, न्यूज़पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है। ठीक है, देन इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेशन, प्रेसिडेंट, फॉर्मेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का पूछा जाएगा। राइट, उसके बाद पॉलिटी की बात करें, बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल हो गया हमारा, उसके की कॉन्सेप्ट्स, कहाँ से कौन सा टर्म लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स और आर्टिकल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट, PM, गवर्नर और यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में आर्टिकल्स प्लस रूल्स, रेगुलेशंस। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं, फंडामेंटल राइट्स है 12 से 35, 52 से 62, प्रेसिडेंट। देन उसके बाद इस तरीके से जितने भी इमरजेंसी वाले आर्टिकल्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। राइट, आर्टिकल 368, राइट, जिसके थ्रू हम अमेंडमेंट्स करते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 1 to 5, 1 to 4 इनफैक्ट, पार्ट 1। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पॉलिटी के। अब बात करते हैं हम लोग स्टैटिक जीके के। ठीक है, कंट्रीज एंड कैपिटल्स जो कि न्यूज़ में है। ठीक है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी कंट्रीज हैं 200 के आसपास, और कैपिटल्स भी उन सबकी हैं, लेकिन हमें उनके अलावा ज़्यादा फोकस हमें उन पे करना है, उन कंट्रीज और कैपिटल्स में जो अभी फिलहाल न्यूज़ में है, जो कहीं ना कहीं लाइमलाइट में है। ठीक है, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, US हो।
ठीक है, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। कहीं पे कुछ इंसिडेंट हुआ है, कहीं पे कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, पॉलिटिकल चेंज हुआ है, वहाँ पे भी हमें थोड़ा सा फोकस करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज़। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा गेम कहाँ पे है, हेडक्वार्टर, सॉरी कौन से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि गेम से रिलेटेड कौन सा टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के ऊपर सवाल पूछा ही जाएगा। ठीक है, कि जो रैकेट है वो कौन से गेम से रिलेटेड है, या LBW है वो कौन से गेम से रिलेटेड है, एंड सो ऑन। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट, अभी जितने भी रीसेंट इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, रीसेंट इवेंट्स, विमेंस वर्ल्ड कप, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप, राइट, एशिया कप, उसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2023 का हुआ था, फिर उसके बाद अब होने वाला है, उसके बाद आपका ये विमेंस T20, ठीक है, IPL, ये जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उस टाइम तक जो भी हो जाएंगे, इनका नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, किसके बीच में सेमीफाइनल हुआ था, किसके बीच में फाइनल हुआ था, कौन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, एंड सो ऑन। टाइटल्स, अवार्ड्स एंड हेडक्वार्टर्स से भी एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्पेस एजेंसीज, इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिफेंस प्लस स्टैटिक, जो स्टैटिक डिफेंस है उससे भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक डायनेमिक डिफेंस होता है जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, जो हमने पहले आपको बताया। फोक डांसेस और म्यूजिक, एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स, इससे भी एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन स्टैटिक जीके। साइंस की बात करें, विटामिन, मिनरल्स एंड डिफिशियंसी डिसीजेस, एक क्वेश्चन 100%। साइंटिफिक नेम्स ऑफ विटामिन एंड कंपाउंड्स, यहाँ से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। केमिकल कंपाउंड्स के कॉमन नेम, ठीक है, राइट, ये भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। पॉलीमर्स एंड देयर यूजेस, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। वर्क, पावर, एनर्जी के कॉन्सेप्ट फिजिक्स में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और उनसे की जाने वाली मेजरमेंट्स, फिर यूनिट्स, ठीक है, डायमेंशंस, इससे भी एक क्वेश्चन। साइंस की ब्रांचेस, ठीक है, बायोलॉजी क्या है, या केमिस्ट्री फिजिक्स क्या है, या माइक्रोबायोलॉजी क्या है, या एंटोमोलॉजी क्या है, या फिर पैलियंटोलॉजी क्या है। ठीक है, लाइक दिस। इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री फैक्ट्स एंड एलॉयज एंड मेजर इन्वेंशंस एंड बायोलॉजिकल रिसर्च, इसमें भी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी स्टडीड एज फार एज साइंस इज कंसर्न। अब बात करते हैं इंग्लिश की। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, हाई वेटेज टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अगेन इंपॉर्टेंट है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग करेक्शन और कॉमनली कन्फ्यूज्ड वर्ड्स, ठीक है, जिनसे हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। बहुत एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ, एडवाइस एंड एडवाइज। अब सोचो कि इसमें कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो मिस्टेक कर देते हैं, किसका क्या मीनिंग है, और गलत जगह पे यूज़ कर लेते हैं। तो एडवाइस जो है CE वाला, ये बेसिकली नाउन है, राइट, ठीक है, और जो एडवाइस है ये वर्ब है। ठीक है, जैसे आपने बोला ही हैज़ गिवन मी अ गुड एडवाइस, तो जब आपको कोई एडवाइस दे रहा है, मतलब कि विल बी दिस वन, द फर्स्ट वन, गुड एडवाइस, तो नाउन है वो। ठीक है, राइट, क्लियर। और जैसे अगर आपको कोई बोल रहा है कि ही एडवाइज्ड मी, ठीक है, द कोच एडवाइज्ड हिम टू प्ले स्ट्रेट ड्राइव, तो जब कोच ने एडवाइज किया है, ये क्या है, वर्ब है। तो जब वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है तो SE होता है, एडवाइज, मतलब हम लास्ट में प्रोनाउंस करते हैं। और एडवाइस जो है, जहां पे सा होता है, वो दैट इज ADVICE, दिस इज नाउन। तो ये चीज ध्यान रखना है, एडवाइस इज अ नाउन फॉर गाइडेंस और सजेशन, एंड एडवाइस जो है वो टू गिव गाइडेंस, एंड दिस इज गाइडेंस इटसेल्फ। तो एक होता है गाइडेंस और एक होता है टू गिव गाइडेंस। ठीक है, तो इस तरीके के जो कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स होते हैं, इनको समझना जरूरी है। ठीक है, देन ज़्यादातर जो रिपीटेड टॉपिक्स है उसमें से एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी वो टॉपिक्स हैं जिनसे लगातार रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है, इनको सबसे पहले पढ़ना है। ये जो 8 से 10 टॉपिक हैं, 11 टॉपिक्स, इनको ध्यान में रखना है। मैथ्स में इंपॉर्टेंट अगर हम टॉपिक्स की बात करें, वैसे तो पूरा मैथ्स से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन परसेंटेजेस, CISI, रेशियो, सिंप्लीफिकेशन, बॉड मास, HCF, LCM, ठीक है, बेसिक अलजेब्रा, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं, DI के बेसिक्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मेंशुरेशन, ठीक है, इनसे क्वेश्चंस पक्का पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक्स हमें अच्छे से करके जाना है। अगर ये टॉपिक्स हम नहीं करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होगी। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को हमें
करके जाना। इसके अलावा एक और है बोट्स और स्ट्रीम्स वाला, एक क्वेश्चन आप यहाँ से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन हैव हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, क्योंकि इस बार ऐड किया गया है तो क्वेश्चंस 100% आएगा ही आएगा इससे, ठीक है, राइट। तो ये क्वेश्चंस ऐसे, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से आपके पास क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की, सिलॉजिज्म, रैंकिंग ऑर्डर, वेन डायग्राम, कैलेंडर एंड क्लॉक, क्यूब एंड डाइस, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, अजम्पशन, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशल एबिलिटी, ब्लड रिलेशन और सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, ये आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। और ये आसान होते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसमें अपने को कोशिश ये करनी है कि गलती, जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो सिली मिस्टेक्स ना हो, ताकि हम अच्छे से कर पाएँ चीज़ों को, राइट। सिली मिस्टेक्स को आपने अवॉइड कर दिया तो आप समझ लीजिए कि आपके 5 से 10 क्वेश्चन ऑलरेडी अच्छे हो गए, ठीक है। तो दीज आर द टॉपिक्स जो कि हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, और इन टॉपिक्स को अगर हमने अच्छे से कर लिया तो फिर हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो कि हमें परेशान करेगा, ठीक है। जो 2 टॉपिक्स इस बार नए ऐड किए गए हैं उनको ज़रूर आप कर लेना अच्छे से, जिनमें हाइट्स एंड डिस्टेंस है और साथ में स्टैटिस्टिक्स है, राइट, मीन मीडियन मोड। ये दोनों टॉपिक्स जो मैथ्स के हैं, राइट, दिस वन एंड दिस वन बार ऐड किए गए हैं, तो क्वेश्चन इनसे पक्का आएगा। चलिए, तो दिस वॉज इट, है ना। यहाँ से हमने देखा कि क्या क्या हमें फॉलो करना है अगले आने वाले 2 महीनों में, ठीक है। 2 महीने से 10 दिन ज़्यादा आप मान के चलिए। और इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, राइट। अगर हम नेगेटिविटी में रह के पढ़ रहे हैं, अगर हम अपने आप को थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस रख के पढ़ रहे हैं, तो वो हमारी पढ़ाई वेस्ट चली जाएगी। इसलिए आप सभी लोगों से ये एकदम रिक्वेस्ट है कि स्टडी अंडर द प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर रूटीन, प्रॉपर डिसिप्लिन, राइट, और एक पाथ को पकड़ के पढ़िए, ठीक है। अननेसेसरी यहाँ वहाँ मतलब दिमाग को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, इन भैया से भी पढ़ लेते हैं, दीदी से भी पढ़ लेते हैं, ये वाला टॉपिक भी कर लेते हैं, या ये वाला पीडीएफ भी कर लेते हैं, वो वाला पीडीएफ भी कर लेते हैं। नो, अगर आप इसके चक्कर में रहोगे तो मुश्किल आ सकती है, राइट। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एक पाथ को फॉलो करिए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए और उसमें स्टिक रहिए। ये जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी वाली जो स्लाइड है, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे इस वीडियो का, वो यही है, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है, स्टे डिसिप्लिन एंड फॉलो वन क्लियर स्ट्रैटेजी, दैट्स इट। इस पूरे वीडियो का सिर्फ और सिर्फ एक अगर कोई सार है, कोई समरी है, वो यही लाइन है, ठीक है। एंड हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन थ्रू प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, ठीक है, थ्रू प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, राइट। तो अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर रखना है, 100% एफर्ट देना है, एंड फॉरगेट अबाउट कि क्या रिजल्ट आने वाला है। जस्ट बी 100% श्योर कि मैं अपना बेस्ट दूंगा या बेस्ट दूंगी, उसके बाद जो रिजल्ट होगा देखा जाएगा। एंड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प फील फ्री टू कनेक्ट ऑन दिस नंबर, व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, कॉल ऑन दिस नंबर, ठीक है। टेलीग्राम करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, कहीं पे भी मैसेज करिए। आई विल टेक केयर ऑफ योर प्रिपरेशन इन अ होल सोल मैनर, ठीक है। आप बस जस्ट रीच आउट, आई विल टेक केयर ऑफ द सेम, ठीक है। बस आपसे गुजारिश यही है कि अपना बेस्ट दो, 100% दो, और इस बार कैसे भी करके सिलेक्शन अपने को लेकर के आना है। सो यू हैव टू क्लियर दिस AFCAT 1 2026। सी यू इन द इन्फॉर्म सून। जय हिंद।